हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कैश फ्लो स्टेटमेंट का ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिया था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बच्चों क्या क्या चीज पढ़ा। नंबर वन कि कैश फ्लो स्टेटमेंट इज गवर्न्ड बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाने का तरीका, कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो भी ज्ञान है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में दिया गया है। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट इज एन एडवांस कैश फ्लो स्टेटमेंट इज एन एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ कैश बुक। कैश बुक में जैसे हम लोग कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन का रिसिप्ट एंड पेमेंट को रिकॉर्ड करते हैं, उसी तरीके से कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का इनफ्लो एंड आउटफ्लो को रिकॉर्ड किया जाता है। एंड तीसरा चीज यही चीज पढ़े थे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड टू शो कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो बच्चों कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होता है ये डिस्कस करना बाकी है, आइए कर ही लेते हैं। अगर हम आपसे बोले कि इस चैप्टर में कैश का मतलब क्या होता है, तो इस चैप्टर में कैश का मतलब होता है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। इस चैप्टर में अगर इस चैप्टर में बात किया जाए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 का माने तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के हिसाब से कैश का मतलब क्या होता है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। और कैश इक्विवेलेंट में क्या आएगा, चेक इन हैंड। नाम तो सुना हुआ होगा बच्चों, बहुत दिन के बाद ये नाम आ रहा है। डिमांड ड्राफ्ट इन हैंड, टेम्पररी इन्वेस्टमेंट या फिर बोलो करंट इन्वेस्टमेंट। इसका एग्जाम्पल होता है शॉर्ट टर्म बैंक डिपॉजिट, दैट इज एफडी। 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए छोटा शॉर्ट टर्म। और एक होता है मार्केटेबल सिक्योरिटीज, एक होता है मार्केटेबल सिक्योरिटीज। तो बच्चों हम लोगों ने लास्ट क्लास में सबसे पहला चीज पढ़ा था कैश फ्लो स्टेटमेंट इज गवर्न्ड बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में कैश फ्लो स्टेटमेंट का सारा ज्ञान दिया हुआ है। दूसरा चीज पढ़े थे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश बुक का एक्सटेंडेड वर्जन है। कैश बुक में जिस तरीके से हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट दिखाते हैं, उसी तरीके से कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम लोग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का इनफ्लो और आउटफ्लो को दिखाते हैं कि क्या पैसा आ रहा है, क्या पैसा जा रहा है। तो बात होता है कि ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या है। तो कैश का मतलब है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। और कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, चेक इन हैंड। क्लास 11 में पढ़ते थे बच्चों कि डेटर से हमको चेक मिला, सेम डे डिपॉजिट नहीं किए, तो हम लोग एंट्री पास करते थे चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू डेटर, और जिस दिन डिपॉजिट करते थे उस दिन बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। तो अगर सेम डे चेक डिपॉजिट नहीं कर रहे तो चेक इन हैंड होगा। उसी तरीके से अपने कस्टमर को हम लोग माल बेचे और वो इमीडिएट पेमेंट लेकिन चेक से कर रहा था, और वो चेक को अगर हम सेम डे डिपॉजिट नहीं करते हैं तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू सेल्स। या फिर मान लो हमको कोई रेंट मिला, ब्रोकरेज मिला, कमीशन मिला और हम सेम डे डिपॉजिट नहीं किए चेक, तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू इनकम। इस तरीके का ट्रांजेक्शन हम लोग पढ़ते थे क्लास 11 में। तो जो चेक इन हैंड हमको रिसीव हुआ है उसको आज डिपॉजिट नहीं किए, 1-2 दिन के अंदर तो डिपॉजिट कर ही देना है। सपोज करो हमको फ्राइडे नाइट को मिला था और सैटरडे को छुट्टी था, संडे छुट्टी था, तो फिर हम मंडे को डिपॉजिट किए। ठीक है, तो फ्राइडे को अगर हमको मिला शाम में बैंकिंग आवर के बाद, तो फिर वो तो हम अपने अकाउंट्स में इसको चेक इन हैंड ही दिखाएंगे। उसी तरीके से मान लीजिए कोई पेमेंट हमको डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू मिला। बहुत सारे बिजनेस एंटरप्राइज में ऐसा होता है बच्चों कि जब वो माल बेचते हैं तो अपने कस्टमर को बोल देते हैं कि हमको डीडी बनाकर पेमेंट कर दो। ठीक है, तो सामने वाला अगर डीडी बनाता है और अगर हमको पेमेंट करता है तो हम डिमांड ड्राफ्ट तो रिसीव कर रहे हैं, सेम डे डिपॉजिट करते तो वेल एंड गुड, सेम डे डिपॉजिट नहीं करते तो डिमांड ड्राफ्ट इन हैंड कहलाता है। उसी तरीके से टेम्पररी इन्वेस्टमेंट बोलो या करंट इन्वेस्टमेंट बोलो, टेम्पररी इन्वेस्टमेंट या करंट इन्वेस्टमेंट दोनों एक ही बात है। इसका एग्जांपल है शॉर्ट टर्म बैंक डिपॉजिट। हमने 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए बैंक में एफडी किया है, तो ये क्या कहलाएगा, टेम्पररी इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट। इसको कैश इक्विवेलेंट माना जाता है। ठीक है, अच्छा मार्केटेबल सिक्योरिटीज। मार्केटेबल सिक्योरिटीज में 3 पॉपुलर नाम है बच्चों, कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। इनमें 2 विशेषताएं होती है, इश्यूड एट डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट पार। हम इन्वेस्टर को डिस्काउंट पे इश्यू करते हैं और पार पे रिडीम करते हैं। मतलब मान लीजिए कमर्शियल पेपर फेस वैल्यू 25 लाख रुपया, सपोज करिए कमर्शियल पेपर जिसका फेस वैल्यू 25 लाख रुपया, हम इशू करेंगे से 24.5 लाख रुपए में, और फिर जब उसका टर्म एक्सपायर कर जाएगा तो हम 25 लाख रुपए में रिडीम कर देंगे। तो इन्वेस्टर के लिए जो डिफरेंशियल अमाउंट होता है वही उसके लिए इनकम होता है।
तो पहला तो खासियत यह है कि इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट पार, और दूसरा इसका लाइफ 3 महीना से 6 महीना होता है। 99.9% केसेस में 3 मंथ इसका लाइफ होता है। मतलब कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, ये तीनों को तीनों नाम से पता चल रहा सिक्योरिटीज है, ठीक है। तो ये तीनों को तीनों इशू किया जाता है लाइक शेयर एंड डिवेंचर। लेकिन खासियत ये है कि मार्केटेबल सिक्योरिटी डिस्काउंट पे इशू होता है, पार पे रिडीम होता है। शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड आर आल्सो सिक्योरिटीज, ठीक है, दीज आर आल्सो सिक्योरिटीज। तो उसी के जैसा कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ये भी मार्केटेबल सिक्योरिटीज है। खासियत ये है कि डिस्काउंट पे इशू हो रहा है, पार पे रिडीम हो रहा है। जनरली लाइफ 3 से 6 महीना होता है, 99.99% केसेस में लाइफ 3 महीना होता है, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कौन इशू करती है? बैंक, इशूड बाय बैंक। बच्चों बैंक भी कंपनी होता है। ये बात अलग है कि बैंक अपने नाम के लास्ट में लिमिटेड वर्ड नहीं लगाता है, क्योंकि इनको स्पेशल पावर दिया गया है कि ये लोग नाम के लास्ट में लिमिटेड नहीं लगाएगा तो चलेगा। एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ इंडिया, ये सब क्या है? कंपनी है, सब कंपनी है, जितनी भी बैंक है सब कंपनी है, ये लोग लिमिटेड वर्ड नहीं लगाती है। ट्रेजरी बिल कौन इशू करता है? इशूड बाय गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है। बहुत सारा गवर्नमेंट कंपनी है इंडिया में, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, है ना, बहुत सारा जो गवर्नमेंट कंपनी है, ये सब ट्रेजरी बिल इशू करती है। ये लोगों को शॉर्ट टर्म फंड का जरूरत होता है तो बैंक से लोन लेने की जगह पब्लिक से पैसा ले लेती है, इन द नेम ऑफ ट्रेजरी बिल, इन द नेम ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, इन द नेम ऑफ कमर्शियल पेपर। अच्छा बच्चों, कमर्शियल पेपर सबको इशू करने का अधिकार नहीं है। इट इज इशूड बाय टॉप 10 कंपनीज ऑफ इंडिया। इंडिया की टॉप 10 कंपनी को ही ऑथराइज किया गया है कि कमर्शियल पेपर इशू कर सकती है। इंडिया में जो टॉप 10 कंपनी होता है उन्हीं को ऑथराइज किया गया है कि आप कमर्शियल पेपर इशू कर सकते हैं, सबको नहीं। और ये टॉप 10 कंपनी हर साल इवेलुएट होता है। इंडिया में टॉप 10 कंपनी कौन है, ये चीज हर साल इवेलुएट होता है। हर साल ये चेक किया जाता है कि इंडिया में टॉप 10 कंपनी कौन है, ठीक है। टॉप 10 कंपनीज आर इवेलुएटेड on the basis of market capitalization. हर कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखा जाता है, उसके बेसिस पर डिसाइड किया जाता है। अब आप बोलोगे सर ये मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है? तो मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब होता है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, उस कंपनी का जो इक्विटी शेयर है मल्टीप्लाइड कर दीजिए मार्केट वैल्यू पर इक्विटी शेयर। तो हर कंपनी का जो मार्केट वैल्यू चल रहा है, ठीक है बच्चों, मार्केट वैल्यू भी कैसे चलता है? देयर इज नो एज सच फॉर्मूला, दुनिया का ऐसा कोई फॉर्मूला ही नहीं बना है कि मार्केट वैल्यू कैलकुलेट कर ले। हालांकि थ्योरेटिकली हम लोग अपने सिलेबस में पढ़ते हैं, आप ग्रेजुएशन वगैरह करोगे तो वहां पढ़ोगे, या प्रोफेशनल पढ़ाई करोगे तो वहां पढ़ोगे कि हम लोग इक्विटी शेयर का, प्रेफरेंस शेयर का मार्केट वैल्यू निकाल रहे हैं। पर वो सब एक अजम्पशन से डिसाइड हुआ है कि हाँ इस तरीके से हम लोग मार्केट वैल्यू निकालेंगे। प्रैक्टिकली ऐसा कोई तरीका ही नहीं है जिससे आप मार्केट वैल्यू निकाल सकते हैं। ये प्योरली डिपेंड करता है डिमांड एंड सप्लाई इकोनॉमिक्स वाले फंडे पे, ठीक है। आपकी कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है तो लोग आपके शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहेंगे, शेयर्स का डिमांड बढ़ेगा, शेयर्स का डिमांड बढ़ेगा तो सप्लाई घटेगा और उसकी वजह से प्राइस बढ़ जाएगा। तो मार्केट प्राइस फ्लक्चुएट होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। आपकी कंपनी का परफॉर्मेंस खराब चल रहा होगा, लोग उसके शेयर्स को बेच के निकल जाना चाहेंगे, जिसकी वजह से सप्लाई बढ़ जाएगा, लोगों में डिमांड नहीं होगा और प्राइस गिर जाएगा। तो मार्केट वैल्यू जो पर शेयर का निकाला जाता है ये टोटली बेस्ड होता है रियल लाइफ के फ्लक्चुएशन के बेसिस पे। तो हम लोग हर कंपनी का जो मार्केट वैल्यू रहता है उसको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से मल्टीप्लाई करके मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालते हैं और हर साल चेक करते हैं कि इंडिया की टॉप 10 कंपनी कौन है, ठीक है। और इन्हीं टॉप 10 कंपनी को ऑथराइज किया गया है कि आप कमर्शियल पेपर इशू कर सकते हैं। एक चीज और हम आपको बता देते हैं, कमर्शियल पेपर का मिनिमम जो वैल्यू होता है, फेस वैल्यू, वो 25 लाख रुपए का होता है। मतलब अगर बीइंग इन्वेस्टर आप 5 लाख रुपए का कमर्शियल पेपर खरीदना चाहोगे, 8 लाख रुपए का कमर्शियल पेपर खरीदना चाहोगे तो नहीं मिलेगा। मिनिमम जो फेस वैल्यू होता है कमर्शियल पेपर का वो 25 लाख रुपए होता है, शुरुआती होता है 25 लाख रुपए से। अगर आपको इसके ऊपर जाना है तो 5 लाख के मल्टीपल में जाना होगा। मतलब आपको 25 लाख वाला कमर्शियल पेपर मिलेगा, 35 लाख रुपए वाला कमर्शियल पेपर मिलेगा, 40 लाख वाला कमर्शियल पेपर मिलेगा, 30 लाख वाला कमर्शियल पेपर मिलेगा, 45 लाख वाला कमर्शियल पेपर मिलेगा। मतलब स्टार्टिंग जो कमर्शियल पेपर का वैल्यू है वो 25 लाख से शुरू होता है
और 5-5 लाख रुपए एड ऑन होते चला जाएगा। मतलब आप सोचोगे 26 लाख रुपए का 26 लाख फेस वैल्यू का कमर्शियल पेपर मिल जाए तो नहीं मिलेगा, आपको 25 लाख फेस वैल्यू कमर्शियल पेपर मिलेगा। इससे ऊपर अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको 30 लाख रुपए वाला कमर्शियल पेपर मिलेगा। आप इसके ऊपर जाते हो तो आपको 35 लाख रुपए वाला कमर्शियल पेपर मिलेगा। मतलब 5-5 लाख के मल्टीपल में जाना होगा। आप सोचोगे 18 लाख का कमर्शियल पेपर मिल जाए, नहीं मिलेगा। शुरुआती होता है 25 लाख से और 5-5 लाख के मल्टीपल पे बढ़ता चला जाता है। अब जैसे मान लीजिए 25 लाख का फेस वैल्यू का कमर्शियल पेपर लेते हैं तो उसके लिए हो सकता है कि आपको प्राइस पे करना पड़े 24 लाख, 24.5 लाख, क्योंकि कंपनी तो इशू डिस्काउंट पे करेगी और फिर रिडीम आपको 25 लाख रुपए आपको रिपेमेंट कर देगी। ये हो सकता है कि 30 लाख रुपए का फेस वैल्यू को कमर्शियल पेपर खरीदे, कंपनी आपको 28 लाख में बेच दी, तो कंपनी डिस्काउंट पे तो इशू कर ही सकती है, पर जो फेस वैल्यू एमआरपी जो होता है कमर्शियल पेपर का वो 25 लाख, 30 लाख, 35 लाख, 40 लाख ऐसे करके होगा। ठीक है, 5-5 लाख के मल्टीपल में ऊपर जाता जाएगा, तो इसको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट माना जाता है। तो हम लोग तीसरी बात पढ़े थे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट है जिसको प्रिपेयर किया जाता है ये देखने के लिए कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का क्या इनफ्लो एंड आउटफ्लो है। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, आपके बोर्ड में सामने लिखा हुआ है कि इन सब चीजों को कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मानेंगे, इनके इनफ्लो और आउटफ्लो को देखा जाता है। उसके बाद हम आपको बताए थे कंपनी दो तरह का होता है, फाइनेंसिंग कंपनी और नॉन फाइनेंसिंग कंपनी। ठीक है, जो कंपनी फाइनेंस का काम करती है, लोन में पैसा लेती है, लोन में पैसा देती है, ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट का काम करती है वो सारे का सारा क्या है, फाइनेंसिंग कंपनी है। और जो नॉन फाइनेंसिंग कंपनी जो अदर देन फाइनेंस का काम करती है, तो हम एग्जांपल्स भी लिखवाए थे। फिर साथ ही साथ हम आपको बताए थे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में दो मेथड होता है, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड हम लोग के सिलेबस में नहीं है, पर जनरली हम आपको बता दें, डायरेक्ट मेथड हो या इनडायरेक्ट मेथड हो, कोई भी मेथड हो, कैश फ्लो को मतलब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का इनफ्लो और आउटफ्लो को दिखाने का 3 टुकड़ों में उसको दिखाते हैं। जितना भी हम लोग का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है बच्चों, उसके इनफ्लो और आउटफ्लो को 3 पार्ट में दिखाते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट में ये बोला गया है कि जितना भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का आपका इनफ्लो है और आउटफ्लो है, आप उसको 3 पार्ट में दिखाओ। आप उसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में दिखाओ, इन्वेस्टिंग में दिखाओ और फाइनेंसिंग में दिखाओ। ठीक है, और तो डायरेक्ट मेथड पढ़ना नहीं, हम लोग इनडायरेक्ट मेथड पे फोकस करेंगे। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें क्या बोलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट का, इनडायरेक्ट मेथड का, तो हम आपको ये भी बताए थे कि अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम लोग मानेंगे जिस कंपनी का क्वेश्चन सॉल्व करे वो नॉन फाइनेंसिंग कंपनी है। और अगर वो नॉन फाइनेंसिंग कंपनी है, ठीक है, अगर वो नॉन फाइनेंसिंग कंपनी है तो उस केस में क्या होगा, अगर वो नॉन फाइनेंसिंग कंपनी है तो उस केस में क्या होगा, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या आएगा, एसेट रिलेटेड आना जाना, फिक्स एसेट्स का आना, फिक्स एसेट्स का जाना, इंटेंजिबल एसेट का आना। जनरली इंटेंजिबल एसेट सेल नहीं होता, उसको राइट ऑफ करते हैं, तो फिक्स एसेट्स, टेंजिबल एसेट का आना, टेंजिबल एसेट का जाना, इंटेंजिबल एसेट का आना, इन्वेस्टमेंट का आना, इन्वेस्टमेंट का जाना। हम किसी को लोन दिए और उसका रिपेमेंट हासिल किए और इसके वजह से इंटरेस्ट और डिविडेंड को रिसीव करना, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी था। और जो कैपिटल एंड लोन रिलेटेड ट्रांजैक्शन था वो मेरा फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। ठीक है, इशू ऑफ इक्विटी शेयर, इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। फिर क्या बोलते हैं, इशू ऑफ डिबेंचर, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। इसके वजह से रिसिप्ट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम, इसके वजह से शेयर इशू या डिबेंचर इशू एक्सपेंसेस इनकर करना। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम से पैसा आएगा और शेयर डिबेंचर इशू एक्सपेंसेस से पैसा जाएगा। ठीक है, लोन लेना और लोन का पैसा वापस करना और इसकी वजह से डिविडेंड और इंटरेस्ट का पेमेंट करना। तो ये सारे का सारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी था। और जो इनमें नहीं आया वो किसमें आएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। और जो फाइनेंसिंग कंपनी होगी उसमें डिविडेंड रिसीव, डिविडेंड पेड, इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट पेड, वो ऑपरेटिंग में आ जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। नेक्स्ट, उसके बाद जाते जाते बच्चों हम लोगों ने क्या पढ़ा था, प्रिपरेशन ऑफ लेजर्स। तो बच्चों हम लोग लेजर्स को प्रिपेयर करेंगे, हम आपको कुछ कुछ नाम लिखवाए थे कि लेजर्स प्रिपेयर करना है, तो कौन सा लेजर प्रिपेयर करना है। तो बच्चों आप स्क्रॉल करके नीचे देख सकते हो, क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट दिया हुआ है जिसमें करंट ईयर का फिगर और प्रीवियस ईयर का फिगर दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग करंट एसेट और करंट लायबिलिटी को छोड़कर बाकी सभी चीजों का लेजर बनाएंगे। और करंट एसेट में भी 2 चीज का और करंट लायबिलिटी में करंट लायबिलिटी में 2 चीज का और करंट एसेट में 1 चीज का, उसका भी लेजर बनाएंगे। लेजर क्यों बनाते हैं, क्योंकि लेजर का जो आउटकम होता है, लेजर से हम लोगों को पीएल या फिर बैंक का बैलेंसिंग फिगर आता है। वो जो पीएल और बैंक का बैलेंसिंग फिगर आता है वो ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाता है। कहने का मतलब क्या है, आइए सब कुछ कॉपी में लिखते हैं।
प्रिपरेशन ऑफ लेजर्स। सबसे पहला बात लिखोगे करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज को छोड़ के सभी का लेजर्स बनाना है। करंट लायबिलिटीज में शॉर्ट टर्म बोरिंग्स एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस का भी लेजर बनाना है। और करंट एसेट्स में शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस का लेजर बनाना है। तो बच्चों जाते जाते हम आपको लिस्ट लिखवाते हुए गए थे लास्ट क्लास में कि किस किस चीज का लेजर बनेगा। ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं है, हम दोबारा उस चीज के बारे में बता दे रहे हैं, हो सकता है आपको याद करने में परेशानी हो, तो हम दोबारा लिख दे रहे हैं शॉर्टकट में ताकि आपको दिमाग में रहे। और लेजर बनाने का कंडीशन क्या था? ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस में डिफरेंस होना चाहिए या तो फिर एडजस्टमेंट होना चाहिए। और लेजर बनाने का कंडीशन क्या है? पहला, ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस में डिफरेंस हो, या फिर उस पर्टिकुलर आइटम में एडजस्टमेंट हो। जैसे मान लो क्वेश्चन में दिया हुआ लैंड एंड बिल्डिंग और उसमें एडजस्टमेंट है, बैलेंस शीट आइटम में एडजस्टमेंट हो। ये सब चीज लिखोगे बच्चों, काफी हद तक समझ में आना शुरू होगा कि करना क्या है हम लोग इस चैप्टर में, आखिर हम लोग कर क्या रहे हैं और करना क्या है ये भी समझ में आएगा। अच्छा, लेजर से आउटकम क्या निकलेगा? लेजर्स से जो आउटकम निकलेगा बच्चों वो दो चीज निकलेगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब जो भी लेजर बनाओगे, किसी लेजर में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंसिंग फिगर आएगा, किसी लेजर में बैंक आएगा, किसी लेजर में दोनों चीज बैलेंसिंग फिगर आएगा। ठीक है, तो हम जो भी लेजर बनाएंगे, हम लेजर बनाने के बाद हमको फोकस ये करना है कि उस लेजर का जो आउटकम है, आउटकम क्या होगा? जब वो लेजर बनाएंगे तो उसका बैलेंसिंग फिगर या तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस होगा या तो बैंक होगा। ठीक है, बोथ साइड हो सकता है, डेबिट साइड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हो या फिर क्रेडिट साइड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हो। डेबिट साइड ऑफ लेजर, जो भी लेजर बना रहे हैं, क्रेडिट साइड ऑफ लेजर, उस तरह से लेजर बना रहे हैं तो उस लेजर का जो आउटकम होगा वो बैंक अकाउंट डेबिट साइड ऑफ लेजर में भी आ सकता है और क्रेडिट साइड ऑफ लेजर में भी आ सकता है। तो बेसिकली लेजर बनाने का ऑब्जेक्टिव ही यही है कि उसका आउटकम जो है वो निकाले, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और बैंक। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा और जो बैंक होगा वो या तो इन्वेस्टिंग में जाएगा या तो फाइनेंसिंग में जाएगा। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एट डेबिट साइड ऑफ लेजर will be deducted in operating activity। वो ये बोले तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एट क्रेडिट साइड ऑफ लेजर will be added in operating activity।
हम लोग जो भी लेजर बनाएंगे बच्चों, इक्विटी शेयर कैपिटल का, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का, डिविडेंड का, पेमेंट का, तो हम लोग इन सब चीज का जो भी लेजर बनाएंगे, उस लेजर में जो भी आउटकम होगा, उस लेजर में जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा, बैलेंसिंग फिगर या तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लिखाएगा या तो बैंक लिखाएगा। क्या लिखाएगा वो डिस्कस करेंगे। और किसी किसी लेजर में दोनों चीज बैलेंसिंग फिगर आता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और बैंक। तो जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड आप लेजर में लिख रहे हैं, ठीक है, उसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लेस करना है, और जो क्रेडिट साइड ऑफ लेजर में लिख रहे हैं उसको एड बैक करना है। अच्छा, बैंक अकाउंट एट डेबिट साइड ऑफ लेजर रिलेटेड टू एसेट। अगर आप कोई एसेट रिलेटेड अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन होगा, आज हम लोग लायबिलिटी रिलेटेड अकाउंट का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो एसेट रिलेटेड अगर अकाउंट बना रहे हो, लाइक लैंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, ठीक है, गुडविल या फिर इन्वेस्टमेंट, कोई भी चीज का अगर आप लेजर बना रहे हो, आपने लोन दिया है, लॉन्ग टर्म लोन, तो जो बैंक अकाउंट डेबिट साइड ऑफ लेजर में आएगा रिलेटेड टू एसेट, ठीक है, will be deducted in investing activity। और बैंक अकाउंट एट डेबिट साइड ऑफ लेजर रिलेटेड टू इक्विटी एंड लायबिलिटीज will be deducted in financing activity। बैंक अकाउंट एट डेबिट साइड ऑफ लेजर related to equity and liability will be deducted in investing activity। अच्छा, बैंक अकाउंट एट क्रेडिट साइड ऑफ लेजर related to asset will be added in investing activity। ये सब लिखो बच्चों, ठीक है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में जब सम सॉल्व करवाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। और बैंक अकाउंट एट क्रेडिट साइड ऑफ लेजर रिलेटेड टू इक्विटी एंड लायबिलिटीज will be added in financing activities। इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये पहला दो मिटा रहे हैं ना, ये पहला दो मिटा रहे हैं, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड ऑफ लेजर related to assets related to equity and liabilities। बैंक अकाउंट, अगर एसेट अकाउंट बना रहे हैं और बैंक अकाउंट डेबिट साइड आ रहे हैं तो डिडक्ट करना है, ऐड बैक करना है, ऐड बैक करना है। ये वाला जो है बच्चों, इसको ऐसे चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, डिडक्ट इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ऐड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और डिडक्ट इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ऐड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों तरीके से लिख लो, क्विक रिवीजन में काम आएगा।
अब हम लोग लेजर का डिस्कशन करेंगे। चलिए लेजर का डिस्कशन स्टार्ट करें, मिटा दे। चलिए लेजर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला शेयर कैपिटल। बच्चों हम लोग के सिलेबस में जितना है हम उसी के अकॉर्डिंगली आपको करवा रहे हैं, ठीक है। आने का बहुत कुछ आ सकता है, इसमें बहुत कुछ लिखा जा सकता है, पर हम उतना ही लेजर सिखा रहे हैं जितना अपने को काम आएगा। और ये सारे का सारा लेजर हम लोग क्वेश्चन के वर्किंग नोट में बनाएंगे। समझते चलिए और लिखते चलिए, ठीक है। सबसे पहले बताओ बच्चों, अगर हम लोग शेयर इशू करते हैं तो क्या एंट्री पास करते हैं? बैंक टू एप्लीकेशन अलॉटमेंट एंड देन शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू कैपिटल। तो नेट एंट्री क्या होगा? बैंक टू एप्लीकेशन। देखो पहले एंट्री क्या पास करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और फिर शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो ये और ये कट जाएगा, नेट एंट्री क्या आएगा? बैंक टू शेयर कैपिटल। यहां लिखेंगे बाय बैंक, बाय बैंक, दैट इज इशू, इशू। फिर साल के अंत में ये क्लोजिंग बैलेंस बन जाएगा, बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड आएगा, और ये अगले साल का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड आएगा। है ना? अच्छा, हम लोग को पता है कि हम लोग को प्रेफरेंस शेयर को नॉर्मल कंपनी 20 साल में रिडीम करती है, और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को 20 प्लस 10 ईयर का टाइम मिलता है कि 20 साल के बाद जितना भी प्रेफरेंस शेयर का पैसा बाकी है वन टन करके 10 साल में रिडीम करिए। तो प्रेफरेंस शेयर का पैसा लौटाएंगे तो ऐसे एंट्री तो ये पास होता है बच्चों, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। ये आप लोगों को पढ़ना नहीं है, ये ग्रेजुएशन करोगे या प्रोफेशनल पढ़ाई करोगे तो वहां सीखोगे कि रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का क्या एंट्री पास होता है। तो हमने पहले एंट्री पास करते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर एंड देन प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये एंट्री पास होता है, ठीक है। तो ये कट जाएगा, तो नेट एंट्री क्या आएगा? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, रिडेम्पशन। तो ये जो आप बैलेंसिंग फिगर में बैंक देख रहे हो, ये जो बैंक देख रहे हो, तो हम लोग को क्वेश्चन में क्या करेगा? ये ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस प्रेस्क्राइब कर देगा, ये ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस प्रेस्क्राइब कर देगा। अब इस तरह बैलेंसिंग फिगर आया तो इशू, और इस तरह बैलेंसिंग फिगर आया तो रिडेम्पशन। तो ये हम लोग का कैश फ्लो स्टेटमेंट का पार्ट बनेगा। ये कहां जाएगा? कैपिटल से रिलेटेड है तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये कहां जाएगा? कैश फ्लो स्टेटमेंट में जाएगा।
इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो आप जैसे क्वेश्चन देखोगे नीचे स्क्रॉल करके तो यू विल फाइंड नोट्स में कि जो नीचे क्वेश्चंस दिया हुआ है, ठीक है, नोट्स में जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या बोलते हैं, आप देखो उसमें 2 साल का फिगर दिया हुआ है, करंट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस और लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस। तो लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस विल बी द ओपनिंग बैलेंस ऑफ दिस ईयर, करंट ईयर, और करंट ईयर का क्लोजिंग है ही। तो हमको क्वेश्चन में ओपनिंग और क्लोजिंग प्रेस्क्राइब कर देगा, हमको बैलेंसिंग फिगर में ये बैंक आएगा, या फिर इस तरफ आए तो इधर बैंक आएगा, है कि नहीं? तो यही निकालना है हमको, यही मेरा आउटकम है लेजर का। तो लेजर बनाने का ऑब्जेक्टिव ये, तो आपको क्या क्या याद करना है कि भाई ये अकाउंट का ओपनिंग किस तरफ लिखा था, क्लोजिंग किस तरफ लिखा था। अगर राइट साइड बैलेंसिंग फिगर आया तो इसमें बैंक लिखेंगे कि पीएल लिखेंगे, डेबिट साइड बैलेंसिंग फिगर आया तो उधर बैंक लिखेंगे पीएल लिखेंगे, ये सब चीज आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए ये सारे का सारा लेजर आपको याद करना है। शेयर इशू करोगे तो डिविडेंड का पेमेंट करोगे, तो हम लोग डिविडेंड पेड अकाउंट बनाएंगे। बच्चों ऐसे तो हम लोग ये पढ़ते हैं कि डिविडेंड का मतलब होता है कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेबल अमंग शेयर होल्डर इज डिविडेंड, पर ऐसा नहीं है। डिविडेंड वर्ड आप लोग के लिए एकदम नया नहीं है, आप लोग क्लास 4-5 में भी पढ़े हो डिविडेंड सब। याद है बचपन पढ़ते थे डिवाइजर, डिविडेंड, कोशेंट, रिमाइंडर। जिस चीज को डिवाइड किया जाता था उसको डिविडेंड बोलते थे, और जिससे उसको डिवाइड करते थे उसको डिवाइजर बोलते थे। जो रिजल्ट आता था उसको क्वेश्चन बोलते थे, जो बच जाता था उसको रिमाइंडर बोलते थे। आई होप बचपन याद ताजा हो रहा है। तो डिविडेंड का मतलब क्या है, जिस चीज का बंटवारा करना है। तो कंपनी के सेंस में बोला गया भाई प्रॉफिट का बंटवारा एन नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स में होता है, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया गया, डिविडेंड। ठीक है, पर आप ऐसे समझो एनीथिंग डिस्ट्रीब्यूटेबल अमंग एन नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, एनीथिंग डिस्ट्रीब्यूटेबल अमंग एन नंबर्स ऑफ शेयर होल्डर्स इज व्हाट, डिविडेंड। तो डिविडेंड का पेमेंट करोगे। अब यहाँ पे तो हम लोग प्रॉफिट का पेमेंट कर रहे हैं कि भाई कंपनी ने जो पैसा कमाया वो अपने शेयर होल्डर को पेमेंट करेगी। तो पहले प्रॉफिट होगा तब तो पेमेंट करेगी, तो पहले प्रॉफिट में से वो पैसा निकालेगी। तो एंट्री पास होता है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड पेबल। क्या एंट्री पास होता है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड पेबल अकाउंट। और जब पेमेंट करते हैं तो एंट्री पास होता है डिविडेंड पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो आपको ये सब जर्नल एंट्री वगैरह नहीं पढ़ना है बच्चों। जब आप लोग प्रोफेशनल पढ़ाई करोगे या बीकॉम पढ़ोगे तो वहां के टीचर पढ़ाएंगे, ठीक है। बीकॉम पढ़ोगे अगर मेरे से तो हम खुद पढ़ा देंगे, प्रोफेशनल पढ़ाई अगर मेरे से करोगे तो हम खुद पढ़ा देंगे। तो ये सारे का सारा चीज बात का चीज है। अभी आपको बस ये रटना है कि पीएल एप्रोप्रिएशन, कंपनी में पीएल एप्रोप्रिएशन की जगह लिखते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कंपनी में प्रॉफिट एंड ट्रेडिंग अकाउंट हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हो, सब के लिए क्या लिखते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। टेकिंग डिविडेंड आउट ऑफ प्रॉफिट, हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट में से डिविडेंड निकाल रहे हैं। टेकिंग आउट डिविडेंड, टेकिंग आउट डिविडेंड फ्रॉम प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट में से डिविडेंड का हिस्सा निकाल रहे हैं, और फिर हम लोग जब पेमेंट करेंगे तो टू बैंक अकाउंट। तो देखो बच्चों इस क्वेश्चन में तो दोनों साइड स्टेटमेंट ऑफ पीएल और बैंक आ रहा है, दोनों ही काम का है। ये जो बैंक है ये भी कैश फ्लो स्टेटमेंट में जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, क्योंकि ये कैपिटल से रिलेटेड है। और ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस वो हम आपको लिखवाए अभी जस्ट पहले कि ये कहां जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। तो ये अपने काम का इंफॉर्मेशन है। फटाफट फटाफट बोर्ड वर्क कॉपी करिए। चलिए मिटा देते हैं। पॉइंट नंबर 3, रिजर्व्स एंड सरप्लस। बच्चों हम लोगों के सिलेबस के हिसाब से हम लोग को रिजर्व्स एंड सरप्लस में 3 आइटम देगा।
रिजर्व्स एंड सरप्लस में हमको 3 आइटम मिलेगा। ठीक है, क्या क्या मिलेगा क्वेश्चन में? एक तो सिक्योरिटीज प्रीमियम लिखा हुआ मिलेगा हम लोग के सिलेबस के हिसाब से, एक जनरल रिजर्व लिखा हुआ मिलेगा, और एक सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लिखा हुआ मिलेगा हम लोगों के क्वेश्चन में। तो ये सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का हम लोग लेजर नहीं बनाते, ठीक है, इसका लेजर नहीं बनता है। सिक्योरिटीज प्रीमियम और जनरल रिजर्व का लेजर बनता है, एक्सेप्ट सरप्लस इसका लेजर नहीं बनता है। अगर मान लो सिक्योरिटीज प्रीमियम का लेजर बना, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम एकमात्र ऐसा रिजर्व बच्चों जिसके लिए पैसा आता है। मान लीजिए आप 100 का शेयर या डिबेंचर 120 में इशू किए, तो क्या एंट्री पास करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर या डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 120, और फिर क्या करोगे? शेयर या डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल या डिबेंचर और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये एंट्री पास करोगे। तो ये कट एंट्री क्या पास हो? बैंक टू शेयर कैपिटल या डिबेंचर या टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम के लिए क्या आ रहा है? बैंक बैलेंस आ रहा है। फिर ये उस साल का क्लोजिंग बैलेंस बचेगा और ये अगले साल का ओपनिंग बैलेंस होगा। और आप लोग पढ़े हो, वंस प्रीमियम मनी रिसीव्ड एज पर सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 इट कैन बी यूटिलाइज्ड इन ओनली 5 पर्पसेस। जैसे डिबेंचर चैप्टर में आप लोग पढ़े थे, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, उसको सिक्योरिटीज प्रीमियम से राइट ऑफ करते थे। तो अगर क्वेश्चन में लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर देगा तो यहां लिख देंगे टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, है ना। शेयर या डिबेंचर इश्यू एक्सपेंसेस रहता था तो उसको राइट ऑफ करते थे, तो टू शेयर या डिबेंचर इश्यू एक्सपेंसेस। तो ये 5 पर्पसेस में क्या क्या चीज आ सकता है? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, है ना, डिबेंचर इश्यू एक्सपेंसेस, शेयर इश्यू एक्सपेंसेस। तो जो हम लोग पढ़े सेक्शन 52 के हिसाब से, सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 हम आपको शेयर चैप्टर में बोले थे याद करने के लिए, फिर डिबेंचर चैप्टर में आया, अब कैश फ्लो स्टेटमेंट में आया। ये बार बार आएगा। कंपनी अकाउंट्स पढ़ोगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम का 5 यूटिलाइजेशन आपको याद करना ही करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। जनरल रिजर्व बच्चों आप लोग पार्टनरशिप में पढ़े थे, रिजर्व क्रिएट करते हैं तो क्या एंट्री पास करते हैं? फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में पढ़े हो, जब हम लोग रिजर्व क्रिएट करते थे हम एंट्री पास करते थे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व, है ना। तो पीएल एप्रोप्रिएशन की जगह क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। यहां रिजर्व क्रिएट हो गया, ये क्लोजिंग बैलेंस बचेगा और ये अगले साल का ओपनिंग बैलेंस होगा। तो क्वेश्चन में क्या है ना बच्चों कि आपको ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दे देगा। मान लो बोलेगा ओपनिंग जनरल रिजर्व 1 लाख है, क्लोजिंग 1.5 लाख है, तो ये 50,000 आया कहां से? रिजर्व क्रिएट हुआ है। और मान लो उल्टा बोला, ओपनिंग 2 लाख था, क्लोजिंग 1 लाख है, तो बाकी यूटिलाइज हो गया। तो ये जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है ये कैश फ्लो स्टेटमेंट में जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। ये जो बैंक है ये कैश फ्लो स्टेटमेंट में जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, क्योंकि रिलेटेड विद कैपिटल एंड लोन है। सिक्योरिटीज प्रीमियम तो डिवेंचर की वजह से भी आ सकता है और शेयर्स की वजह से भी आ सकता है।
चलिए नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। लॉन्ग टर्म बोरिंग से बच्चों हम लोग को दो नाम देगा, डिवेंचर और बैंक लोन, या फिर क्वेश्चन में बोल देगा लॉन्ग टर्म लोन। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, इसमें क्या क्या नाम देगा, या तो बैंक लोन बोलेगा, डिवेंचर बोलेगा, या लॉन्ग टर्म लोन बोल देगा। क्वेश्चन सब एक ही बात है, सबका अकाउंट एक ही जैसा बनता है। तो चाहे बैंक लोन हो, चाहे डिवेंचर हो, चाहे लॉन्ग टर्म लोन हो, सबका लेजर एक ही जैसा बनेगा। अगर पैसा लिए होगे तो बाय बैंक, अगर बैंक लोन लेते तो क्या एंट्री पास करते, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। अभी ताजा ताजा डिवेंचर चैप्टर में पढ़े हो। कंपनीज अगर पब्लिक से डिवेंचर इशू करती है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन लॉटमेंट, एप्लीकेशन लॉटमेंट टू डिवेंचर, तो नेट में क्या होगा, बैंक टू डिवेंचर। तो आप चाहे लोन लीजिए, चाहे डिवेंचर को इशू करिए, यही आएगा। फिर ये क्लोजिंग बैलेंस हो जाता है, फिर ये अगले साल का ओपनिंग बैलेंस हो जाता है कि नहीं। और रिपेमेंट करोगे तो टू बैंक। आपको पता है कि नॉर्मल कंपनी लोगों के लिए डिवेंचर को 10 साल में रिडीम करना है, और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को बोला गया 30 साल में डिवेंचर रिडीम करने के लिए। रिपेमेंट बोलो या रिडम्पशन बोलो, लोन का रिपेमेंट होगा, डिवेंचर का रिडम्पशन होगा। तो ये जो बैंक है ये कहां जाएगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और चूंकि लोन लिए हो तो इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग्स आएगा, आपको इसके बदले इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। तो जब आप इंटरेस्ट पे करोगे तो आपको इंटरेस्ट अकाउंट में डालना पड़ेगा, इंटरेस्ट का पेमेंट करेंगे तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और इसको फिर पीएल से राइट ऑफ करेंगे एज फाइनेंस कॉस्ट। एंट्री पास होगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये भी कैश फ्लो स्टेटमेंट में जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, और ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा। तो ये सब चीज आपको याद रखना है कि ओपनिंग किस तरफ लिखेंगे, क्लोजिंग किस तरफ लिखेंगे। अगर इस लेजर में बैलेंसिंग फिगर आएगा तो क्या आ सकता है बैलेंसिंग फिगर, पीएल आएगा कि बैंक आएगा, ये याद करना है। क्योंकि किसी लेजर में बैंक आएगा, किसी लेजर में पीएल बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, तो यू मस्ट बी नोइंग अबाउट इट। तो कैसे आपको पता होगा, कैसे आपको नोन होगा, आपको ये लेजर याद करना होगा। आज का क्लास और नेक्स्ट क्लास आपको ये दोनों याद करना होगा, तो ही आप कर पाओगे। अभी जो पॉइंट नंबर 4 और 5 है, इस पर हम आप लोग के साथ अभी 5-6 केस डिस्कस करेंगे, जैसे ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जाते जाते लास्ट क्लास में हम आपको लिखवाए थे कि इंटरेस्ट का हिडन कैलकुलेशन होता है। वो हिडन कैलकुलेशन क्या, वो देख लेते हैं अभी, वो हम केस बेस्ड करवा देते हैं। फटाफट फटाफट कॉपी कर लीजिए। चलिए कॉन्सेप्ट डिस्कशन करते हैं केस वाइज। पहले हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, क्वेश्चन लिखे मेरे साथ।
मान लीजिए बैंक लोन लिखा हुआ है या फिर डिबेंचर लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर ये बैंक लोन है या डिबेंचर है कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ओपनिंग किस तरफ आएगा, क्लोजिंग किस तरफ आएगा। ओपनिंग क्रेडिट तरफ आएगा 70,000। लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस इस साल के लिए क्या होगा, ओपनिंग बैलेंस। ये जो हम लोग को फर्स्ट कॉलम में ईयर दिया हुआ रहेगा बच्चों, ये हम लोग का करंट ईयर होगा क्वेश्चन में। जैसे 31 मार्च 2022 दिया हुआ है तो हम लोग का करंट सेशन होगा 21-22। अकाउंटिंग ईयर जो हम लोग का होगा वो 21-22 का होगा। तो 21-22 में 31 मार्च 2022 का जो इंफॉर्मेशन है ये मेरे लिए क्या कहलाएगा, क्लोजिंग बैलेंस कहलाएगा। और लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो इस साल के लिए ओपनिंग कहलाएगा। तो ये 70,000 से 1 लाख हो गया, तो ये 30,000 क्या आएगा, बैलेंसिंग फिगर। यही हमको कैलकुलेट करना रहेगा। और इसका मतलब क्या होगा, देखो अभी जस्ट लिखवाए हैं, अगर डिबेंचर है तो इश्यू ऑफ डिबेंचर, और बैंक लोन है तो लोन टेकन। है कि नहीं, हो गया। नेक्स्ट, अब देखो केस 2 सब कुछ सेम रहेगा। मान लो यहां रेट दिया हुआ है 10% बैंक लोन या 10% डिवेंचर। अब ऐसा अगर दे देगा तो इंटरेस्ट का हिडन कैलकुलेशन आएगा, क्योंकि अगर पहले रेट नहीं दिया हुआ था तो पता नहीं भाई इंटरेस्ट क्या है। लेकिन अगर अब रेट दे दिया तो अब इंटरेस्ट का हिडन कैलकुलेशन आएगा, तब हमको एक इंटरेस्ट अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। ना सवाल ये उठता है कि सर किस वैल्यू पे हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, 70,000 के 1 लाख पे। आप ओपनिंग वैल्यू 70,000 पे भी कैलकुलेट कर सकते हो, क्लोजिंग बैलेंस 1 लाख पे भी कैलकुलेट कर सकते हो, पर इट इज ऑलवेज सजेस्टेबल कि क्लोजिंग बैलेंस पे कैलकुलेट करो, ठीक है। तो उस केस में हमको पेमेंट करना होगा, तो क्लोजिंग बैलेंस कितना है 1 लाख, तो 1 लाख का 10% 10,000 का पेमेंट करेंगे और यही पीएल में जाएगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट कैन बी कंप्यूटेड ईदर ऑन ओपनिंग बैलेंस और ऑन क्लोजिंग बैलेंस, but it is recommended to calculate on closing balance। बच्चों आंसर में बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा, आप चाहे ओपनिंग बैलेंस पे कैलकुलेट करो या क्लोजिंग बैलेंस पे करो, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आंसर में बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है, वो हम क्वेश्चन के थ्रू आपको समझा देंगे। जब सम सॉल्व करेंगे तो हम दिखा देंगे, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंटरेस्ट आप ओपनिंग बैलेंस पे भी कैलकुलेट कर सकते हो, क्लोजिंग बैलेंस पे भी कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन रिकमेंडेड है कि क्लोजिंग बैलेंस पे कैलकुलेट करना। अगर ओपनिंग बैलेंस पे कैलकुलेट करोगे तो अजम्पशन लिखोगे, अगर ओपनिंग बैलेंस पे कैलकुलेट करोगे तो अजम्पशन लिखोगे, ठीक है। सपोज कोई बच्चा ये बोलता है कि सर हम इंटरेस्ट ओपनिंग बैलेंस पे कैलकुलेट करेंगे, तो उस केस में इंटरेस्ट इधर टू बैंक कितना हो जाएगा, 70,000 का 10% 7,000, और यहां बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 7,000, तो यहां नीचे नोट लिखोगे, ठीक है। इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग बैलेंस
ऑन द अजम्पशन दैट, या फिर बाय अज्यूमिंग दैट issue was made at the end of the year। ठीक है बच्चों, 70,000 से 1 लाख हो गया तो 30,000 का इशू किए हो ना, तो हम ये मान ले रहे हैं कि ये जो 30,000 का इशू किए वो साल के अंत में किए हैं, यानी पूरे साल भर हम 70,000 रुपए इशू किए थे, यूज किए थे, पूरे साल भर हम 70,000 रुपए यूज किए थे, साल के अंत में हम 30,000 रुपए रेस किए हैं, तो हम इंटरेस्ट उस पर नहीं देंगे। अरे 31/5 को अगर 30,000 रुपए रेस करोगे तो फर्दर इंटरेस्ट थोड़ी दोगे, आप ये मानोगे भाई साल भर हम 70,000 रुपए यूज किए तो 70,000 रुपए ब्याज देंगे, ठीक है। लेकिन हम लोग का सिलेबस ये कहता है कि क्वेश्चन साइलेंट हो तो आप क्लोजिंग बैलेंस पे कैलकुलेट करो, ठीक है। रियल लाइफ में तो ये सब झंझट है ही नहीं, रियल लाइफ में तो आपको पता होगा कि 30,000 रुपए कब आया है, 70,000 रुपए पूरे साल भर रहा है, 70,000 रुपए तो फुल ईयर का ब्याज लगेगा, पूरा ब्याज देना पड़ेगा। और जो 30,000 है रियल लाइफ में आपको पता रहेगा कि किस डेट पे आप डिवेंचर इशू किए हो या किस डेट पे लोन लिए हो, तो फिर उतना ही ब्याज देना पड़ेगा। अगर साल के शुरुआत में इशू किए होंगे तो 30,000 रुपए भी फुल ब्याज देंगे, और साल के अंत में इशू किए होंगे तो 30,000 रुपए कोई ब्याज नहीं देंगे, और अगर साल के बीच में किए होंगे तो 6 महीने का इंटरेस्ट आएगा। तो वो सब तो रियल लाइफ में पता होगा ना, अरे वो सब तो रियल लाइफ में पता होगा, हाइपोथेटिकली अपने को परेशानी है, थ्योरेटिकल लाइफ में अपने को परेशानी है कि नहीं। तो आप इंटरेस्ट ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस किसी भी कैलकुलेट कर सकते हो। अगर किसी स्टूडेंट के पास पुराना किताब होगा ना तो वो पाएगा कि 10 क्वेश्चन में उस बुक में 5 क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस में कैलकुलेट कर रहा है, 5 क्वेश्चन क्लोजिंग बैलेंस में कैलकुलेट हो रहा है, तो फिर वो परेशान होगा, और वो परेशान होगा तो हमको परेशान करेगा। इसीलिए हम पहले बता दे रहे हैं कि आप कैलकुलेट ओपनिंग या क्लोजिंग किसी में भी कर सकते हो, लेकिन अगर ओपनिंग में कैलकुलेट करोगे तो आपको नोट देना पड़ेगा, क्लोजिंग में कैलकुलेट करोगे तो कोई नोट देने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जो अभी प्रेजेंट जो पैटर्न चल रहा है उसके हिसाब से अभी जो प्रेजेंट पैटर्न चल रहा है उसमें तो क्लोजिंग बैलेंस पे कैलकुलेट करता है, कोई नोट लिखने की जरूरत नहीं होता है। चलिए केस 3, अब केस 3 देखो, ओपनिंग बैलेंस 1.5 लाख है और क्लोजिंग 1 लाख है, तो ये 50,000 का क्या आ जाएगा, रिपेमेंट। और यहां इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है तो हिडन कैलकुलेशन आएगा ही आएगा। और किस पे कैलकुलेट करेंगे, क्लोजिंग बैलेंस पे कैलकुलेट करेंगे। क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 1 लाख है, तो 1 लाख का 10% ले लेंगे। और इस केस में अगर आप ओपनिंग बैलेंस पे लेते हो तो यहां 15,000 आएगा, तो फिर आप ये अज्यूम करोगे कि रिडेम्पशन साल के अंत में हुआ है। अगर 1.5 लाख से 1 लाख हो गया यानी 50,000 रुपए रिडीम हो गया। अगर आप 1.5 लाख पे ब्याज दे रहे हो यानी यही ना मान रहे हो कि 50,000 रुपए आप साल के अंत में लौटाए होंगे, 50,000 रुपए आप साल के अंत में लौटाए होंगे। चलिए केस 4, अगर मान लो बच्चों
ओपनिंग में भी 1 लाख है, क्लोजिंग में भी 1 लाख है, तब क्या होगा? केवल इंटरेस्ट अकाउंट बनेगा, बैंक लोन या डिवेंचर अकाउंट नहीं बनेगा। अरे जब वैल्यू में, ओपनिंग और क्लोजिंग वैल्यू में कोई चेंजेस ही नहीं है, जब क्लोजिंग वैल्यू में, ओपनिंग और क्लोजिंग वैल्यू में चेंजेस ही नहीं है, तो बैंक लोन या फिर डिवेंचर अकाउंट विल नॉट बी प्रिपेयर्ड। और चूंकि वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन किया हुआ है, तो आप क्या करोगे? केवल इंटरेस्ट अकाउंट बनाओगे। कॉपी कर लीजिए। और मान लो बच्चों केस 5 में ये रेट नहीं दिया हुआ है, तो क्या होगा? ना तो बैंक लोन डिवेंचर अकाउंट प्रिपेयर होगा और नो इंटरेस्ट अकाउंट विल बी प्रिपेयर्ड। फिर इंटरेस्ट अकाउंट को बना के करोगे क्या जब रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह दिया हुआ नहीं है? तो फिर ये भी नहीं बनेगा। तो ये 5 केस में आपका ये टॉपिक खत्म हो गया। अभी लाइबिलिटी में 2 टॉपिक और डिस्कशन करना है, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स और शॉर्ट टर्म प्रोविजन, जिसको नेक्स्ट क्लास में खत्म करेंगे। और फिर इसके बाद एसेट को भी नेक्स्ट क्लास में खत्म करेंगे, है ना? तो फटाफट फटाफट कॉपी कर लीजिए। लास्ट क्लास में जो कुछ भी पढ़ाए थे बच्चों, उसको एक बार और व्यू करना, उसको एक बार और देखना। आज वाला क्लास समझ में एक बार और इसको गो थ्रू करना, और नेक्स्ट क्लास को अच्छे से गो थ्रू करना। ये चौथा क्लास जो हम लोग को होगा, उसको स्टार्ट करने से पहले ये फर्स्ट 3 क्लास को कम से कम 2 बार जरूर रिव्यू करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।